खिरल साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब का ये दुरुस्त फैसला है? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ये कोशिश अकेले करेगा तो इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। पहले भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की, फ्रांस ने जिन दो मुल्कों का नाम लिया, बाकायदा एहतजाज किया, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तुर्की और पाकिस्तान के, जी ये हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तो पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुका है। उसामा साहब, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब ये गुस्ताखाना खाकों का मामला आया था तो पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक के सरबराहान को लेटर भी लिखे थे, और दोबारा जिस तरह उन्होंने कहा कि बज़ाते ख़ुद वो नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तमाम ममालिक के हुक्मरानों को एतमाद में लेने जा रहे हैं, और ऐसी सोच पाई जा रही कि इस मामले को मुसलमानों के लिए जो अहमियत सारी दुनिया के इंसानों को आगाह किया जाए। अब मामला ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह बात की, उस दिन कौम से खिताब किया, पूरी दुनिया के मीडिया ने उनकी जो ख़बरें हैं नुमाया तौर पर शाया की। अब मामला ये है कि जिस तरह वज़ीर दाखिला ने भी कहा, शेख रशीद ने, कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली है और वो पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर जाएंगे। तमाम जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं उनसे वो बराह रास्त रब्ता करेंगे और उनको एतमाद में लेंगे, ताकि यूरोपीय ममालिक और जहाँ पर भी इस तरह की गुस्ताखियाँ होती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वहाँ पे उनको रोका जा सके। तो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं वो तो पहले भी आपको पता है कि बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो हैं वो इस मामले में शायद उनके साथ ना इस तरह खुलकर, जिस तरह पाकिस्तान में लोग सड़कों पे आते हैं, एहतजाज करते हैं, हुकूमत की जानिब से सख्त रिएक्शन आता है। आपने देखा कि पूरी दुनिया में 50 से ज़ायद इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन वहाँ से इस तरह का रिएक्शन आपको नहीं आएगा। अगर आपने कहा तुर्की और पाकिस्तान अगर दो मुल्क मिल भी जाते हैं तो क्या बाकी जो 48 से ज़्यादा जो 50 के करीब मुल्क हैं, अगर वो शामिल नहीं होंगे तो फिर किस तरह हम प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे? फिर अगर एक सफ़ीर निकालते हैं पाकिस्तान से फ्रांस का, तो 27 के करीब जो यूरोपीय ममालिक हैं वो आपके 27 ममालिक से सफ़ीर निकाल देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को भी देखनी है कि एक पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम की ठेकेदारी किस तरह ले सकता है, किस तरीके से वो सारी ताकत, सारी वो जो क़ुव्वत है वो पाकिस्तान जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। OIC है वो इस पर खामोश तमाशाई का किरदार हमेशा बात आप करते हैं, तो वो एक कठपुतली सा इदारा बन के रह गया है, जबकि उसका कोई है ही नहीं। सिर्फ अगर अरब मालिक के वाले से कोई उनको तकलीफ़ हो, कोई मामला हो, तो वहाँ पर वो इजलास बुला लिया जाता है और एक आध करारदाद आ जाती है, उसके अलावा बाकी कहीं उसको सोई रहती है। तो मामला ये है कि ये अब अकेले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का या पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये अक़वाम आलम का मसला है, ये आलम इस्लाम का मसला है। ये 50 इस्लामी मुल्क जो हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जो ममालिक हैं, उन सब को आगे आना चाहिए। शेख रशीद साहब ने जो तहरीक लब्बैक के हवाले से बात की है, केसेस की बात की है, मैंने उस पर भी आपसे बात करनी है। वो भी बड़ा अहम है, कितने इसमें पुलिस वाले जख्मी हुए, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हुआ, क्या क्या केसेस बनाए गए हैं, कौन लोग रिहा किए गए, इस पर भी आते हैं। लेकिन पहले मैं इसी मामले पर वज़ीर आज़म के यूरोपीय ममालिक से राब्ते पर बाबर डोगर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब ठीक है कि ये तो बड़ी बेहिसी है आलम इस्लाम के हुक्मरानों की, मैं कहूंगा अगर बायकॉट किया था, लोगों ने किया था, ये जब गुस्ताखाना खाकों का मामला आया तो उसी से फ्रांस हिल कर रह गया था। फ्रांस का जो सदर था उसने कहा जी मेरा मतलब ये नहीं था, फ्रांस ने तो खुद तो नहीं किया, आए बाएं शाएं करने लग गया था उसी वक्त वो। तो इतना फर्क पड़ गया था। अगर गैरत का कोई इस्लामी हमीयत का मुजाहरा करें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जो हमारा ईमान है, उसका मुजाहरा करें ये हुक्मरान, तो ये 57 ममालिक मिलकर अगर एक करारदाद इस तरह की दे देंगे जी जिस मुल्क में हुआ अगर उसने एक्शन लिया हम बायकॉट करेंगे उसका सरकारी तौर पर, ये कितना मुश्किल काम है बाबर डोगर साहब। उसामा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे इफेक्टिव और सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है, सबसे मजबूत जो प्लेटफॉर्म है वो OIC है। अब OIC में 57 मुस्लिम ममालिक हैं, होना तो ये चाहिए था कि उसका स्पेशल इजलास होना चाहिए था, उसमें एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर किस्म की रेजोल्यूशन आनी चाहिए थी, एक जॉइंट रेजोल्यूशन आनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, ये वो OIC है जो कि कश्मीर के इशू पर, कश्मीर पर जिस तरह से मुसलमानों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, ये आज तक उस पर तो आवाज़ नहीं उठा सकी। यहाँ पर तमाम ममालिक के अपने अपने स्टेक हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं, वो अपने फ़ायदे देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म फ़ायदे देखते हैं। इस्लाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है, मुसलमानों की किसी को फिक्र नहीं है। वो मकसद जिसके लिए OIC बनी थी, वो मकसद तो मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। अब जिसा खरल साहब कह रहे थे कि अरब मुल्कों को अपना कोई इशू हो उस पर वो मीटिंग बुला लेते हैं, उस पर वो करारदाद भी ले आते हैं, लेकिन इससे आगे कुछ भी नहीं है।
अगर ये 57 मुल्क फैसला कर ले कि जनाब हमने फ्रांस का बायकॉट करना है, हमने वहां से अपने सफीर वापस बुलाने हैं, तो यकीनन फ्रांस जो है वो उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो क्यों नहीं बाबर डोगर साहब, देखिए ये तो किसी हर मुसलमान का है, कोई और कुछ करे ना करे, एक भी मुसलमान अगर इस दुनिया में बाकी है तो वो भी हुजूर की नामूस के लिए उसको खड़ा होना उसका फर्ज है, वरना तो उसका ईमान का, उसके वजूद का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। इसलिए पाकिस्तान तो करे ही करे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये यानी मईशत के लिए चले आप कश्मीरियों की बात आवाज नहीं उठाते, आप मईशत की खातिर इसराइल से ताल्लुकात बना लेते हैं, चले वो भी, लेकिन नामूस रिसालत से बढ़कर तो कोई मामला हो ही नहीं सकता, चाहे हुक्मरान है कोई भी है। तो ये क्यों नहीं इकट्ठे होते, बजाय इसके फोन कर रहा है हर एक को, वो सब करें यार, जो पाकिस्तान में हुआ है हमें इसका एहसास है, आए। उसामा साहब, ये जो अरब ममालिक हैं इनकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है फ्रांस में, इनके अरबों डॉलर के बैंक अकाउंट्स हैं फ्रांस में, फ्रांस इनके लिए याशी का अड्डा है, ये वहां जाकर याशियां करते हैं, वहां पर इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, वहां पर इन्होंने बिजनेस किए हुए हैं, अब इनके सारे स्टेक तो वहां पर लगे हुए हैं। जब इवन ये जब नामूस की बात आती है, दीन की भी बात आती है, तो इनको अपनी याशियों की फिक्र पड़ जाती है। इनका इस्लाम से ऐसा कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, ये सारे सिर्फ अपना जाती फायदा देखते हैं कि इनका जाती फायदा कहां पर है। अब पाकिस्तान पर आ जाते हैं। बाबर डोगर साहब, आप दोनों से मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, एक मिनट में असद खलल साहब, शेख रशीद साहब ने जो सारी तफसील बताई है मेरे सामने है, 700 पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हुए, कई इसमें शहीद हुए, एक खाना जंगी की फजा कायम करने की कोशिश की, भारत ने पूरा प्रोपेगेंडा किया, और शेख रशीद कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि इतवार तक मामलात बड़े बेहतर चल रहे थे, फिर अचानक एक इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि हालात जो है बड़े खराब होने लग गए। साथ वो कह रहे हैं कि 30 गाड़ियां चलाई गई और 210 मुकदमात अदालती कार्रवाई के अमल से गुजरेंगे, 773 में से 669 अफराद को रिहा किया गया जो MPO के तहत थे, बाकी केसेस चलेंगे। तहरीक लब्बैक के हवाले से कह रहे हैं कि जी उनके सरबरा साद हुसैन रिजवी का मुकदमा भी चलेगा, और जो उन पर ये पाबंदी है TLP पर कालअदम करार दिया गया, 30 रोज के अंदर अपील की जानी है, उसका फिर उनकी तरफ से जवाब आएगा, कमेटी में मामला जाएगा। जबकि अली मोहम्मद खान साहब वजीर हैं, उन्होंने कहा है कि पाबंदी हटाई जाएगी। देखिए क्या हो रहा है असद खलल साहब? मेरा ये ख्याल है, जब मुझे लग रहा है कि पाबंदी जी हट जाएगी। शेख रशीद साहब वही वज़ीर दाखिला हैं जिन्होंने कहा था कि ये करारदाद जो है असम्बली में पेश नहीं की जाएगी। ठीक 2-3 दिन बाद आपने देखा करारदाद असम्बली में पेश हो गई। अब वो कह रहे हैं कि ये पाबंदी नहीं हटाई जाएगी जिस तरह उन्होंने कहा। तो मैं समझता हूँ कि ये पाबंदी हट जाएगी इसलिए कि वो एक सियासी जमात है, मजहबी जमात के साथ साथ एक सियासी जमात है, उसकी प्रेजेंस है असम्बलियों के अंदर। अभी भी आप देखें 10 का इलेक्शन में तीसरे नंबर पे वो पार्टी है। तो किसी भी सियासी और मजहबी जमात पर इस तरह एक नोटिफिकेशन के ज़रिए या फौरी तौर पर सर्कुलेशन के ज़रिए समरी भिजवा कर कबीना को इस तरह पाबंदी लगाई नहीं जाती। अगर ये पाबंदी लगेगी तहरीक लब्बैक पर तो फिर बहुत सारी और जमातें उनके वो भी पाबंदी की ज़द में आएंगी। तो अल्टीमेटली ये कोर्ट के ज़रिए जाके वो पाबंदी ख़त्म करा लें या हुकूमत खुद ही ये पाबंदी ख़त्म कर दे, ये पाबंदी अल्टीमेटली ख़त्म होनी है। क्योंकि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब की सियासी जमात भी है और मजहबी जमात भी है, वो तलबा को भी लेके आते हैं और सारी जिस तरह आप देखते हैं धरने करते हैं, मार्च करते हैं, तो क्या उसके ऊपर पाबंदी लगा ली। मिनाजुल कुरान का मामला आया, उन्होंने भी इस तरह धरना दिया, चलें ठीक है, ये भी नॉन वायलेंट थे, वो भी नॉन वायलेंट थे। क्या उनको उनके ऊपर उस वक्त नून लीग इतनी सख्त पाबंदी लगा सकी? इस तरीके से और जमातें अहम है। जी जी, आप और बाबर डोगर साहब फरमाइश करते थे जी औरों के नाम आने चाहिए जहांगीर के अलावा, वो भी आ गए हैं, अब उस पर हमने तफसील से बात करनी है। लेकिन बाबर डोगर साहब इस पर बताएं, शेख रशीद साहब ने जो बातें कही हैं वज़ीर दाखिला ने, आपको लगता है कि ये पाबंदी हटने लगी है कालअदम जिसको किया गया तहरीक लब्बैक को, क्योंकि एक मिनिस्टर तो ये इशारा दे रहे हैं? उसामा साहब, अगर ये पाबंदी नहीं भी उठाते तो सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से ये पाबंदी उठ जाएगी, क्योंकि जो पाबंदी जिस बुनियाद पर लगाई गई है वो मटीरियल बनता ही नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इन पर पाबंदी लगाई गई है। मुझे एक बात बताएं, ये जो इन्होंने काम किया, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पहले ये सारे काम कर चुकी हुई हैं, किस तरह से ये साबित करेंगे तो कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है? क्या दहशतगर्दी इन्होंने की है? जो वो बात कर रहे थे, सबसे पहली बात ये कि गवर्नमेंट ने उनके साथ कमिटमेंट की थी, गवर्नमेंट उनके साथ क्यों मुज़ाकरात करती रही जो एक दहशतगर्द तंजीम थी, और उसके बाद फिर इनसे मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के बाद उन्होंने धरना
धरना भी उठा लिया और बड़े पुरअमन तरीके से धरना उठाया। तो गवर्नमेंट को ये चीज क्लियर है कि अगर हमने इन पे पाबंदी कायम रखी और तो ये कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से पाबंदी उड़ जानी है। तो बेहतर यही कि हम खुद ही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।